अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। और ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है हम सबकी जिंदगी में। वैसे तो रोज ही रोज मानवाधिकार के सवाल हमारे दैनिक जीवन में आते हैं, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, मानवाधिकारों की जो दायरे हैं वो बढ़ते भी जा रहे हैं। तो आज इन सभी चीज़ों पे, क्योंकि भारत में तो मानवाधिकारों के सवाल जो है, खासकर जिन राज्यों में हम रह रहे हैं वहाँ पर अधिकांश तौर पे जो है पुलिस की मारपीट और जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव, जाति का भेद, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में छुआछूत, नौकरियों का सवाल, लेकिन अब उससे भी आगे जो सवाल है वो आने लगे, जैसे पर्यावरण के सवाल हैं, क्लाइमेट चेंज का सवाल है, विकास का जो मुद्दा है, वो सारे चीज़ें जो है आने लगी हैं। और इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे जो प्रस्तुता हैं श्री राम जी यादव जी, वो अभी जुड़ रहे हैं, और श्री राम पुनियानी जी के भी जुड़ने की संभावना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला आज का कार्यक्रम लाइव है इस तरीके से, स्ट्रीम यार्ड के द्वारा। तो थोड़ा सी जो शुरुआत के ग्लिचेस होते हैं वो है यहाँ पर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये सब ठीक ठाक हो जाएगा और हम लोग अच्छी चर्चाएं करेंगे लगातार गांव के लोग में। तो बस यही बात से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ऐतिहासिकता तो आज के दिन की बहुत बड़ी है और उस ऐतिहासिकता को समझना पड़ेगा। ये केवल 10 दिसंबर 1948 की जो यूनाइटेड नेशंस का घोषणा पत्र है उसकी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों पर हम सब लोगों को चर्चा करनी चाहिए। राम पुनियानी जी जुड़ गए हमारे साथ में। नमस्कार राम भाई। बस मैं ठीक हूँ अभी, क्योंकि राम जी भाई जुड़ रहे हैं जो मतलब ऑफिशियल तो ये पहली बार ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई जुड़ जाएं किस तरह से, तो इसलिए तो आप जुड़ गए हैं तो हम शुरुआत कर लेते हैं। राम जी भाई भी जुड़ रहे होंगे। तो आज के दिन पर जो मानवाधिकार का हम मनाते हैं, खाली सेलिब्रेटरी है या भारत के संदर्भ में आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में? देखिए विद्या की भारत के लिए तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो इसलिए कि वैसे तो मानवाधिकारों के जो चार्टर हैं उसमें जो हमारे पूरी बराबरी के अधिकार हैं। मानवाधिकारों में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर दो चीज़ों को मैं केंद्रीय देखता हूँ। एक, हम सब लोगों की समानता, सब लोगों की, और दूसरी डिग्निटी, हमारी इज्जत के साथ रहने की बात। और उसी के साथ साथ राज्यों के निर्देश है कि आप लोगों के मानव अधिकारों के प्रति सजग रहिए, सेंसिटिव रहिए, उनकी रक्षा कीजिए और उसको प्रमोट कीजिए। अब ये यहाँ जहाँ यूनाइटेड नेशंस का मामला है उसके खिलाफ भारत में जो लोकतंत्र के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई आज़ादी के साथ, और उसके बाद फिर संविधान के बनने के बाद भी समानता, इक्वालिटी की बात बराबर उसमें रही। पर मामला यही होता है कि इक्वालिटी, समानता, समता वो पेपर पे है या समाज में है, और ये अपने आप समानता हमें मिल नहीं जाती। उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, भले ही संविधान में वो हो, पर उसके लिए एक लंबी यात्रा होती है संघर्ष की, वो आज़ादी के बाद शुरू हुई। और ख़ास तौर से 26 जनवरी के बाद उसको काफ़ी एक बढ़ाव मिला। इसलिए इस बात में मुझे कोई शक नहीं है मानने में कि हमारे यहाँ की प्रक्रिया धीमी रही, बहुत धीमी रही, पर निश्चित रूप से आज़ादी के बाद इन मूल्यों ने जोर पकड़ना शुरू किया। और आप ख्याल करें तो उस समय जो हमारा पब्लिक सेक्टर, शिक्षा और बाकी जो सामाजिक परिवर्तन आए, उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह, स्पेस लोगों को दिया, जिसके कारण समाज के दमित लोग, पीड़ित लोग, दलित, महिलाएं, आदिवासी, इनमें परिवर्तन की प्रक्रिया चालू हुई। अब ये मैं एक बात को समझना चाहता हूँ कि परिवर्तन की प्रक्रिया का शुरू होना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है,
पर पूरे परिवर्तन की तरफ जाना एक दूसरी बात है। वो किस प्रकार से वो होता है। तो अब सवाल ये है कि जैसे जो हमारे सिद्धांत थे शुरू के, उसमें भी पूरी तो शुद्धता थी नहीं। उसमें शुरुआत से ही जैसे करप्शन जिसको कहते हैं, करप्शन को मैं यहाँ सीमित अर्थ में नहीं ले रहा। करप्शन को मैं एक राजनीतिक तौर पे ले रहा हूँ कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो भी एक करप्शन है। तो ये जो हमारे सत्ता के समीकरण हैं, उसमें इस प्रकार के भ्रष्टाचार की बहुत जगह है, जिसमें गैर बराबरी आ जाती है। अब शुरुआत में तो जैसे कोई भी आप मुद्दा ले लीजिए, जैसे शिक्षा का सवाल है, तो यहाँ शिक्षा का प्रतिशत, अशिक्षितता जो लिटरेसी, रेट ऑफ लिटरेसी बहुत कम था, धीरे-धीरे बढ़ना चालू हुआ और उसमें निश्चित रूप से सरकार ने जो स्कूलों का नेटवर्क खोला, म्युनिसिपैलिटीज़ ने जो म्युनिसिपल नेटवर्क खोला, उसमें एक बहुत बड़ी संभावना थी कि जिसमें शिक्षा को एक बराबरी के तरीके से सब तक पहुँचाया जाए। यानी 1980 तक तो प्राइवेट स्कूल्स और पैसे वालों के लिए विशेष सुविधाओं का कोई प्रावधान नहीं था, तो वो सब चीज़ें जी। बराबर चलती थी। और 1980 के दशक को मैं अ, एक बीच का एक दशक मानता हूँ, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वाटरशेड। ओके। वाटरशेड मानता हूँ और 1980 के दशक में जो प्रक्रियाएँ हैं, वो बदलना चालू हुई और 1990 के बाद जब ग्लोबलाइज़ेशन, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन शुरू हुआ, तो उससे इन प्रक्रियाओं को और भी पीछे धकेलने की कोशिश की गई। खैर बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं सब पर नहीं जाना चाहूँगा, मैं एक मुद्दे पर ख़ास ध्यान देना चाहूँगा कि वो ये है कि भारत में जो सांप्रदायिक राजनीति आज़ादी के आंदोलन के दौरान बहुत सीमित थी, इसको ज़्यादा सहारा नहीं मिला। मुस्लिम सांप्रदायिकता हो या हिंदू सांप्रदायिकता हो, वो एक सीमित दायरे में थे। 1980 के बाद से उनमें एक तीव्र विकास आने लग गया जी। और जहाँ एक तरफ हमारा लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, सामाजिक न्याय की बात करता है, ये सांप्रदायिक राजनीति कुछ और मुद्दों को लेके चलती है। उसको मैं मोटे तौर पे ही पहले बता दूँ, फिर उसकी बारीक-बारीक चीज़ों पर हम जा सकते हैं कि जैसे सांप्रदायिक राजनीति एक तरफ से तो ये मान के चलती है कि इस्लाम विदेशी धर्म है, ईसाई धर्म विदेशी धर्म है। अब जी। मानवाधिकारों की कल्पना में धर्म तो एक पूरी दुनिया की चीज़ें होती हैं, उसमें देशी-विदेशी कुछ चीज़ नहीं होती। तो सांप्रदायिक राजनीति का एक मोटा आधार धर्मों को, ख़ास तौर से इन 2 धर्मों को विदेशी धर्म मानना, एक। दूसरा उसी के साथ-साथ इसका जो एजेंडा है, अब इसके मुख्य एजेंडा को मैं बताने के लिए 2 लोगों को ज़्यादातर सामने रखता हूँ। एक भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे के सुदर्शन, ये प्रतीक के रूप में रख रहा हूँ। के सुदर्शन अच्छा। आरएसएस के सरसंघचालक और उनके सैकड़ों संगठन, हज़ारों प्रचारक, लाखों स्वयंसेवक, वो सब एक प्रतीक के रूप में मैं इनको रख रहा हूँ। ये 2 को आप इनका विरोधाभास देखिए। एक तरफ भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ये मनुस्मृति को जलाते हैं। अब मैं उसमें नहीं जा रहा कि उन्होंने कैसे समता के लिए आंदोलन किए, उन आंदोलनों में उनको जैसे चौदार तालाब हो, कालाराम मंदिर हो, उसमें उनको कितने संघर्ष का सामना करना पड़ा, ये एक बात है। और इसी के प्रतीक के रूप में वो मनुस्मृति का दहन करवाते हैं एक ब्राह्मण सहस्त्रबुद्धे के हाथ से। मीटिंग के वो अध्यक्ष रहते हैं, पर ब्राह्मण सहस्त्रबुद्धे ये करते हैं। उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा, ये आप ज़रा सोचिए। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उनके मन में एक ही बात थी कि मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। ये कानून मुझे स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इस किताब को मैं एक प्रतीक के रूप में, ये मूल्यों के मैं विरोध में हूँ, उसके लिए मैं इसका दहन कर रहा हूँ। और वही बाबा साहब अम्बेडकर बाद में जाके भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं और भारतीय संविधान के रूप में वो हमको स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, ये सब मूल्यों को वो एक रेखांकित करते हैं कि ये एक लोकतंत्र का आधार है और मैं मानता हूँ इनके बगैर मानव अधिकारों की कल्पना करना असंभव है। तो एक तरफ ये हो गए और दूसरी तरफ आज जो राजनीति मजबूत है, वो के सुदर्शन के रूप में मैं प्रस्तुत करता हूँ
के सुदर्शन सन 2000 में मुखिया बने, सरसंघचालक बने और उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। अब आप तो ह्यूमन राइट्स चार्टर की बात कर रहे हैं जो अंतर्देशीय है, तो इनको तो संविधान भी विदेशी मूल्यों पे लगा। स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य विदेशी लगे। तो देशी क्या है भाई? तो देशी, अब से दूसरा मतलब मत लीजिएगा। तो देशी क्या है उनके लिए? देशी उनके लिए है मनुस्मृति। मनुस्मृति जिसमें जन्मजात ऊंच नीच के सिद्धांत दिए हैं। अब ज्यादातर हम ऐसा मानते, हमें लगता है कि ये जो सांप्रदायिक राजनीति है ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ी है, पर मेरा विश्वास है सांप्रदायिक राजनीति के दो पैर हैं। एक पैर है धार्मिक अल्पसंख्यकों को हाशिए पर ढकेलना, दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाना, और इनका दूसरा पैर जो है वो है यहाँ के शूद्र और दलितों को पुरानी व्यवस्था में जहाँ जन्मजात ऊंच नीच के मूल्य थे उस तरफ नए तरीके से ढकेलना। अब क्योंकि आज़ादी का आंदोलन हो चुका है, चेतना आ चुकी है, लोगों ने बराबरी के तरफ जाने की बात शुरू की है और ये इनको स्वीकार्य नहीं है, तो अलग अलग तरीके से करना। तो ये दो चीज़ों को हमको, जो आप बात कर रहे थे शुरू में मैंने थोड़ा सुना, तो मैं एक ही बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक राजनीति को केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ समझना ये एक जी अपूर्ण बात होगी। उसका जो पूरा चित्र है, उस चित्र का दूसरा भाग है दलित, उसमें बड़ा शोषित पीड़ित तबका और साथ ही साथ स्त्रियां, महिलाएं, इनको दूसरे दर्जे पर ढकेलना। अब ये मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, उसके बहुत सारे आधार हमको मिल जाएंगे। एक सैद्धांतिक आधार तो मैं आपको सरलता से कह दूंगा कि जैसे वो संविधान को विदेशी मानते हैं। अब तो खैर ऐसी परिस्थिति उन्होंने लाई कि संविधान को हटाने की जरूरत भी नहीं है, बिना जी जी संविधान को हटाए वो वही कर पा रहे हैं जो उनको करना। पर एक बात आप प्रतीकात्मक और देखिए कि इनके जो नाम में इनका जो मुख्य संगठन है पितृ संगठन, जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, जो राजनीति तथाकथित राजनीति में भाग नहीं लेता, पर वो सभी राजनीतियों को कंट्रोल करता है। तो उसका अगर आप नाम देखें तो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो मैं थोड़ी सी व्याकरण, जो मुझे तो हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, तो अब इसके थोड़ा सा मैं लिंग विश्लेषण करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो स्त्रियों की तो इसमें जगह ही नहीं है, पर स्त्रियों से सेवा तो लेना है, स्त्रियों से सेवा तो लेना है, तो एक संगठन आ गया राष्ट्र सेविका समिति। अब यहीं से आप देख लीजिए, जो स्त्री है उसमें स्वयं नहीं है, उसका स्वयं पुरुष के नियंत्रण में है, ये पहली बात। और दूसरी बात, जैसे जिन धर्मों को विदेशी कहा गया, तो बीच में आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो, मेरे ख्याल से विद्या, मैं पूरी बात अपनी कर लेता हूँ, फिर आप सवाल जवाब। हाँ जी हाँ जी, राम जी भाई जुड़ गए हैं अब, वो अपना जी मैंने उन्हें कहा था मैं आधे घंटे तक हाँ नहीं जी हाँ सकता जी हूँ, फिर आप। हाँ जी तो हाँ जी मैं दूसरा इसका देखिए, ये तो बहुत चालाक तरीके से अभी आज़ादी के बाद से भी पहले कम और अभी बहुत ज़्यादा जो रिजर्वेशन, आरक्षण, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो कमज़ोर तबकों के लिए था, उसके ये पूरे खिलाफ थे। और अब सत्ता में हर जगह होने के कारण उसको वो नीतियों में भी जहाँ भी मौका मिले वो इन नीतियों पे अमल लाते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ना रहे। और अगर इसको हम सीक्वेंस में देखें तो ज़रा याद रखिए, पहली बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब समता के लिए पूरे आंदोलन किए, उन आंदोलनों में सांप्रदायिक ताकतें कहीं नहीं थी, उन्होंने इसका कोई समर्थन नहीं किया, इससे पूरी अलग थी। दूसरा देखिए, 1980 में, पहले 1980 में, फिर 1986 में, खास तौर से गुजरात में पहले दलितों के खिलाफ, फिर ओबीसी के खिलाफ बहुत बड़ी हिंसा हुई और वहाँ से एक प्रक्रिया चालू हुई। और तीसरा इसका चरण देखिए, 1990 में जब मंडल कमीशन लाया जाता है, मंडल कमीशन लाया जाता है, तो चुनावी रणनीति के चलते ये खुले तौर से उसका विरोध नहीं करते, खुले तौर से विरोध नहीं करते, पर इस लकीर को छोटा करने के लिए वो एक बड़ी लकीर खड़ी कर देते हैं, और वो है कमंडल।
वो अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके सबसे चालाक नेता थे, उन्होंने कहा भी था, वो मंडल लाए तो हम कमंडल लाए। कमंडल लेने वो चालू हो गया, फिर रथ यात्राएं, बाबरी मस्जिद का तोड़ना, सांप्रदायिक दंगे, समाज का ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण के साथ साथ इनकी सत्ता का विस्तार, वो सब प्रक्रियाएं एक साथ जुड़ती गई। तो ये इसका एक भाग है। और अभी आप देखिए, 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में सेंट जोसेफ स्कूल पर हमला हुआ। ख्याल कीजिए, भारत में हजारों क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं। आज तक जो पालक थे वो कोशिश करते थे, हमारे बच्चे को अगर कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल गई तो वही जिंदगी बन जाएगी। अब ऐसी नफरत फैलाई गई है कि ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, धर्मांतरण, कि इवन स्कूल पे जब बच्चे 12वीं की परीक्षा लिख रहे हैं तब स्कूल पे हमला होता है। फुट सोल्जर्स, विजिलांटेस वो खड़े हैं। और तीसरी तरफ से अब सच्चाई और घृणा, घृणा जनरली जो फैलाई जाती है वो पूरी तौर से झूठ के आधार पे फैलाई जाती है। अब झूठ यही है कि क्रिश्चियन मिशनरी खतरनाक, धर्मांतरण कर रहे, धर्मांतरण कर रहे। तो विद्या जी और राम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसका थोड़ा सा पॉपुलेशन सेंसस को मैंने स्टडी किया। पहली बात तो ये मैं पूछता हूँ कि भारत में ईसाई धर्म करीब 1950 साल पुराना है। 1950 साल से क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ काम कर रहे हैं। आज क्रिश्चियंस का प्रतिशत कितना है पॉपुलेशन के अनुसार? 2.3। तो मैं पहले तो कहूँगा कि या तो अक्षम है, वो लोग अक्षम है, कॉम्पिटेंट नहीं है, या हम जो कह रहे हैं वो गलत है। नंबर 1। नंबर 2, 1971 से लेके 2011 का अगर आप पॉपुलेशन सेंसस देखें, ईसाइयों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 1971 में थी 2.60, 2011 में हो गई 2.30। 1971 2.60, 2011 2.30, ये यही खड़ा है। और तीसरा, अगर आपको याद होगा तो मैं एक बहुत भयानक घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो था पैस्टर ग्राहम स्टेन्स की को जिंदा जलाया जाना। बजरंग दल के दारा सिंह थे जो अभी भी जेल में है, राजेंद्र पाल। उसके बाद एक वाधवा कमीशन बनी। वाधवा कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि भाई केओंझर, मनोहरपुर, ओडिशा, जहाँ पैस्टर स्टेन्स काम करते थे, वहाँ ईसाइयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अब सच्चाई तो ये है, पर आप सड़क पे जाके पूछिए, कहीं बात कीजिए, तो लोग तो ये कहेंगे विदेशों से पैसा आता है, भर भर के थैले में पैसा लाते हैं, जैसे FCRA नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वो उस आधार पे लालच से और इससे धर्मांतरण करते हैं। ये ताज़ा घटना के आधार पे कह रहा हूँ। मुसलमानों के खिलाफ भी यही किया गया। अब वो आजकल तो कह रहे हैं कि हिंदू कमज़ोर हो गया, हिंदू कमज़ोर हो गया। कैसे कमज़ोर हो गया भाई हिंदू? हिंदुओं में अति रथी महारथी भी हैं, बहुत धनवान भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, सेनाओं में भी हैं, उच्च नौकरियों में भी हैं, हर जगह हैं। फिर भी वो कह रहे हैं कि हिंदू कमज़ोर हो गया। और ये इसलिए कहते हैं, जब भी वो समाज का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वो समाज को डर दिखाते हैं कि देखो मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा हैं, बीवियाँ ज़्यादा हैं। बीवियाँ ज़्यादा बोलने से थोड़ा वो ईर्ष्या का भाव भी शायद पैदा करते होंगे, ये मुझे पता नहीं। अब खैर, तो इसलिए भाई तो हिंदू तो खतरे में है। और वास्तविक परिस्थिति देखा जाए तो एक आम हिंदू, आम मुसलमान, आम क्रिश्चियन, उनके सवाल एक ही हैं, रोजी का, रोटी का, नौकरी का, ये सब उनके सवाल हैं। पर तो आज मेरे ख्याल से मानव अधिकारों का जो हनन एक के बाद एक आप देखिए, एक तो स्त्रियों पे किस प्रकार से आप स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे तो 2014 के बाद स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार में 25% वृद्धि हुई है। पहली बात, दलितों पर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि भी हुई है, और जहां उनको मौका मिला है उन्होंने दलितों के लिए जो सकारात्मक पॉलिसीज, नियम कहीं हैं, उनको बाईपास, उनको निरस्त करने की कोशिश की है। तीसरा, आप देखिए, जहाँ तक रिलीजियस माइनॉरिटी का सवाल है, मैंने क्रिश्चियंस की बात कही, मुसलमानों को देखिए, उसमें तो सीमा का कोई अंत ही नहीं है। आप लव जिहाद की बात ले लीजिए, लव जिहाद, अब कितनी काल्पनिक चीज़ है। लव जिहाद 10-15 केसेस हो गए। एक मिले जुले समाज में दो धर्मों के बीच में प्यार होना, ये तो स्वाभाविक है। दो प्रकार के लोगों के बीच में, दो भाषा के लोगों में प्यार होना, ये स्वाभाविक है। उसको उन्होंने एक एग्जाम्पल बना के मुसलमान नौजवानों को टारगेट किया। फिर देखिए आपका खाने पीने का,
अरे खाने-पीने का अभी तक तो गाय पे सीमित थे, अब अहमदाबाद में तो सभी चीज़ पे आ गए कि भाई सड़क पर आप ठेला नहीं लगा सकते, चिकन का, कबाब का, सड़क के आपको दूर रखना पड़ेगा। अब ये कौन-सी बात आ गई भई? लोगों के खाने-पीने की जब हम कहते हैं मानव अधिकार, ये भी तो मेरा एक अधिकार है कि मैं ये चीज़ खाऊँ या ना खाऊँ, दोनों मेरे अधिकार हैं। तो उस पे भी किस प्रकार से बंधन आया और फिर काऊ के नाम पे, गाय के नाम पे जो लिंचिंग हुई, उसमें एक आपको मैं मज़ेदार किस्सा भी बताऊँ कि कैसे मुद्दों को राजनीतिक बनाया जाता है, लोगों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए। ये पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को दायरे में समेटने की कोशिश है। अब आप देखिए, वैदिक काल में स्वामी विवेकानंद खुद लिखते हैं कि गाय का मांस, गोमांस खाया जाता था। मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद लिख रहे हैं। डी.एन. झा की किताब में उसका पूरा उदाहरण है। और फिर मुख्य रूप से ये भी बताया गया कि गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने गाय की बलि पर रोक लाई। वास्तव में ये सवाल बहुत गहरा है। सवाल है ब्राह्मणवाद और बुद्ध धर्म के सिद्धांतों का। ब्राह्मणवाद जब ये गाय की बलि दे रहा था, गौतम बुद्ध ने उसका विरोध किया और बाद में जब ब्राह्मणवाद ने प्रतिक्रिया की तो उसने इसी को अपना प्रतीक बना लिया और तब से गऊ हमारी माता है वगैरह कर दिया। पर गऊ कोई माता के हिसाब से ट्रीट नहीं करते। जहाँ भी बीजेपी रूल्ड सरकारों में इन्होंने गौशालाएं बनाई हैं, वहाँ सैकड़ों गायें भूख से, बीमारी से, गोबर में डूबकर मर गई हैं। हिंगोनिया का एक उदाहरण है। और आज देखिए दोस्तों, आप ख्याल कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में नौकरी और खेती की समस्या के साथ तीसरी समस्या खड़ी हो गई है, वो है आवारा पशु। आवारा पशु, अभी उसके वीडियो भी आना चालू हो गए। पर आपको मैं एक मज़ेदार किस्सा भी बताता हूँ, ज़िंदगी में इतना सीरियस रहना हर समय ज़रूरी नहीं है। मज़ेदार किस्सा बताता हूँ कि अपने वो जो प्राइम मिनिस्टर थे, कविताएं भी लिखते थे। कई लोग कहते थे बड़े लिबरल थे भाई, बहुत अच्छे थे। खैर, अच्छी स्पीच देते थे, उसका तो मुकाबला नहीं है। पर एक बार वो अमेरिका गए, ये उनकी मैं बायोग्राफी, विजय त्रिवेदी की बायोग्राफी पेज 236 से बता रहा हूँ। अमेरिका गए, अमेरिका में लेक्चर तो ज़बरदस्त दिया ही उन्होंने। लेक्चर के बाद खाना खाने बैठे, तो खाना खा रहे थे तो उनके पड़ोसी ने बोला, अटल जी, मेरे मुँह से उनका नाम निकल ही गया, मैं नहीं बोलना चाहता, अटल जी आप जो खा रहे हैं ये तो बीफ है। अटल जी हंस दिए, बोले बीफ है, क्या प्रॉब्लम है, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर, ये एक किस प्रकार से राजनीतिक मुद्दों को गढ़ा जाता है। बीफ, अभी कोरोना के दौरान मुझे इतनी तकलीफ हुई। कोरोना कितने कारणों से फैला, चाइना से आया, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया गया, लाखों का कांग्रीगेशन हुआ, पर उन्होंने उंगली कहाँ रखी, तबलीगी जमात पर। और कोरोना जिहाद नाम का शब्द, कोरोना बॉम्ब नाम का शब्द इन्होंने बनाया। तो मैं आज देख रहा हूँ कि हम जो हमारे सामान्य नागरिक अधिकार हैं, वो भी सब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे। और हम तो मानव अधिकार की बात करते हैं, जो एक कदम आगे हैं, जो सभी सीमाओं को तोड़कर हर एक व्यक्ति को इज्जत के साथ जीने का अधिकार देते हैं। तो आज 10 दिसंबर के दिन मैं केवल इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जहाँ भी धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, भाषा के नाम की राजनीति ये ज़्यादा मजबूत होती है, वहाँ मानव अधिकारों का बहुत हनन होता है। तो आज हमारे लिए बात ज़रूरी है कि हम दलित, महिला, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, मजदूर, जब इनकी बात करते हैं तो एक बात निश्चित है कि इन सब के अधिकार हमारे समाज की बराबरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और उन सब अधिकारों के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो धर्म के नाम की राजनीति है, धर्म, मैं भगत सिंह जैसे नास्तिक को भी सलाम करता हूँ, महात्मा गांधी जैसे एक उदार हिंदू को भी सलाम करता हूँ, पर जो धर्म के नाम पे राजनीति है वो बहुत खतरनाक होती है। वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका का क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो या श्रीलंका का बुद्धिस्ट फंडामेंटलिज्म हो, हर एक धर्म के नाम की राजनीति पूरी तौर से मानव अधिकारों को तो छोड़िए, नागरिक अधिकारों के भी खिलाफ है और ख़ास तौर से ये कमज़ोर तबकों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो खैर, मैं इसी के साथ आप दोनों अपनी बात रखिए। मुझे इतना ही कहना था कि आज के लिए मानव अधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो वह धर्म के नाम की राजनीति, जिसका मुकाबला हम सबको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। अब मैं राम जी भाई को बोलूंगा क्योंकि वही इस कार्यक्रम को इसका संचालन करने वाले थे, तो थोड़ा देर हो गया था। तो राम जी भाई, आपके पास माइक वापस दे रहे हैं। हाँ, अनम्यूट करिए अपने को। हाँ, अनम्यूट करिए। हाँ, ठीक ठीक। नमस्कार राम पुनियानी सर। और मैं थोड़ी देर से इसमें शामिल हो पाया, और मजे की बात यह है कि आज ये गांव के लोग पेज पर पहला लाइव है। और मजे की दूसरी बात यह है कि विद्या भाई गांव के लोग से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि हमने कहा कि वही संचालन कर दें आज, क्योंकि इसमें कोई इस तरह की बाउंड्री नहीं है कि मैं ही बात करूंगा। आपको सुनना निश्चित रूप से हमेशा आश्चर्यजनक रहता है, और मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि आपके अनुभवों के दायरे लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं वो इस बात से परेशान है कि आवारा पशु जो है उनके खेतों को चर जा रहे हैं, कितने लोगों ने बुआई तक छोड़ दी, और डर इतना है कि अगर वो कटीला तार लगा देंगे तो उनको पुलिस पकड़ ले जाए, जेल में भेज दिया जाएगा। तो चारों तरफ से उनको घेर लिया गया है। और मैंने यह अनुभव 4 साल से ज्यादा हो गया इसको, कि जब किसान इतने परेशान हैं, किसानों की परेशानी का कोई अंत नहीं है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो डीएपी खाद है और पोटास है और तमाम सारी जो खाद उर्वरक खाद है वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा, बुआई उनकी पिछड़ती जाती है, और इतनी महंगी है खाद जो है, इतनी महंगी खाद है कि वो खरीद नहीं पा रहे। तो इस तरीके से आपने इतने विस्तृत तरीके से देखा। धार्मिक फांसीवाद की जब हम बात करते हैं तो केवल धार्मिक, उसमें धर्म नहीं शामिल होता, उसमें राजनीति और समाज की तमाम सारी चीजें। और सबसे बड़ी चीज है कि हम जो 7 सालों से भारत का अनुभव देख रहे हैं सरेआम पूरी राजनीतिक ताकत के साथ, वह ये देख रहे हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था पर उनका कब्जा, और पूरी अर्थव्यवस्था का न केवल कब्जा बल्कि उसको जिस तरीके से भी वो चाहते हैं उस तरीके से चलाते हैं उसको। आप सोच लीजिए कि 80 लाख करोड़ के आसपास जो है विदेशी कर्ज आए हमारे देश में, लेकिन वो कहाँ गया, उसका मैंने वो पैसा कहाँ गया, उसका किसी ने हिसाब नहीं मांगा। राजनीतिक पार्टियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। राजनीतिक पार्टियों का जो एजेंडा है वो बहुत मुझे लगता है कि संसद के बाहर जो जो है वही संसद के भीतर भी अगर है तो वो उनके इशारों पर खेल रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर ये कहना चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र इतने खतरे में आ गया है और मानवाधिकार के सारे सवाल, सारी आवाजें लगभग दबा दी गई हैं। और आप ये देखिए कि मॉब लिंचिंग एक ऐसी फिनोमिना के तौर पर हमारे देश में शामिल हुई है। हम पिछले कुछ दिनों पहले हमने कहा कि अपने तमाम सारे समान धर्मा मित्रों को मिलाकर एक मैंने पीपुल्स वार अगेंस्ट मॉब लिंचिंग, इस तरीके का एक मंच बनाया जाए और एक मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाई जाए, और उन अपराधियों को चिन्हित किया जाए जो मॉब लिंचिंग को अंजाम देने की पूरी मैंने सुनियोजित साजिश की को अंजाम देते हैं, और कुछ लोग जो भीड़ के हिस्से हो जाते हैं उनके आधार पर उनको कभी पकड़ा नहीं जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को एक ऐसा समूह बनाने की जरूरत है जो देश के तमाम सारे हिस्सों में सक्रिय हो और उन लोगों को चिन्हित करे, क्योंकि अब लड़ाई इस तरीके से हो चुकी है कि आप जो है लोकतांत्रिक अधिकारों की दुहाई देते हुए जिसके पास जाएंगे, जैसे कह रहे हैं कि शैतान के पास ही अपनी जान की मैंने खैर मनाने के लिए जाना है। वो चाहे तो अपनी सदासहता से आपको बख्शे, लेकिन उसका काम बख्शना नहीं है, वो तो आपको खाएगा। तो इस तरीके की बात हुई कि कानून भी आपके लिए कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहां आपके लिए कोई सिक्योरिटी दिखाई पड़ती। वो जब काम करेगा तब काम करेगा, और इसको हमने इस रूप में देखा कि जिन लोगों को आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार किया गया, बाद में कई साल मुकदमे चले उनको लेकर, कई साल वो जेल में बंद रहे, पूरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने उसमें बिता दिया, और अंत में पाया गया कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। अभी हम जितने यथार्थ में हमारे सामने जितने तरह की चीजें आ रही हैं, एक दंग रह जाने वाली बात है। हम लोग पार्क में जाते हैं और लोगों को, बहुत सारे लोग उसमें पार्क में आते हैं, तरह तरह के लोग, और वो इस तरह की चर्चा करते हैं जैसे हम लोग कभी व्हाट्सएप पर जो है प्रधानमंत्री के बारे में या और तमाम सारी चीजों के बारे में या विदेश नीति के बारे में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यही चीजें चर्चा का विषय है।
और वो वही शब्द दोहराते हैं, वही वाक्य दोहराते हैं जो व्हाट्सएप में हम देखते हैं। हमको हंसी आती है कि इनका बौद्धिक लेवल क्या। हमारे दिमाग में एक दिन आया कि क्यों ना हम एक ऐसा सर्वे करें कि आपने पिछले 20 वर्षों में कौन कौन सी फिल्में देखी, कौन कौन सी किताबें पढ़ी और कौन कौन से चरित्र हैं जो आपको याद आते हैं। तो उससे एक बड़ा माने सच हमारे सामने आएगा कि लोगों के सामने एक पूरा जो हमारा सांस्कृतिक उद्योग है वो बौना है। उनके दिमागों को उसने नहीं भरा। उनके दिमागों को जिन लोगों ने भरा है उनके राजनीतिक निहितार्थ बहुत भयानक हैं। हम सवाल उठा सकते हैं, उठाना चाहिए कि किसी सरकार का काम मंदिर बनवाना नहीं है। किसी सरकार का काम जनता के पक्ष में फैसले लेना और उसको लागू करना है। लेकिन कोई सरकार अगर अयोध्या में और बनारस में मंदिर बनवा रही है तो इस पर सवाल उठाए जाने की जरूरत है। अभी देखिए 13 तारीख को उसकी भव्यता से उसका उद्घाटन, और तमाम राज्यों के भाजपाई मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और इतने तरह के उसमें साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है और दूसरी चीजें चल रही हैं। पूरा शहर जो है, जो धूल धक्कड़ से भरा हुआ हमेशा रहता है, उसको अभी थोड़े दिनों के लिए चमका दिया जाएगा। और एक ऐसा मंदिर जो कारपोरेट लगता है कि कोई कारपोरेट का वो माने की जगह है। विश्वनाथ मंदिर एक गली में छोटी सी जगह पर हुआ करता था और उसके जो उसके प्रति जिनकी आस्था थी वो बरसों से आते थे वहाँ, और वहाँ अपनी आस्था को व्यक्त करके वो जाते थे। एक शहर था जो बहुत माने अलग तरीके से बसा हुआ था, उसका अपना सौंदर्य था, वो पूरा शहर नष्ट कर दिया गया। और अब आप वहां जाइए तो इतनी भव्यता है, बड़ी डरावनी भव्यता है वहां। और अभी पिछले जो घटना हुई है वह घटना तो पूरे प्रशासन के ऊपर इतने गहरे सवाल खड़ी करती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कि आप माने विश्वनाथ मंदिर को गेरुए रंग से पूरे माहौल को पूरा आसपास की जो इमारतें हैं उनको रंग रहे थे और उन्होंने मस्जिद को भी ऐसा कर दिया। और जब इसके बारे में थोड़ा विरोध हुआ तो उन्होंने जल्दी जल्दी उसकी सफेदी कर दी। तो इससे यह पता लगता है कि आप एक सारता के जोम में दूसरे लोगों के मानवाधिकारों का, उनके धार्मिक आस्थाओं का, उनकी तमाम सारी मान्यताओं को आप जरा सा महत्व नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ, हमारे सामने हैं। हमारी पूरी की पूरी जो राजनीतिक ताकत है उनके साथ, उनके हाथ में है और वो चाहे जैसे उसका उपयोग करते हैं। अभी हम कुछ घटनाओं को जब देखते हैं, खास तौर से जैसे यह है कि इन तमाम सारी चीजों को किसान आंदोलन को हम देखते हैं। किसान आंदोलन ने अपने मांगों को लेकर जब वहां शुरू किया आंदोलन, तो पूरा 1 साल लग गया जब किसान आंदोलन ने अपनी बात को इनको कहा कि हम यहाँ से नहीं हट सकते। दूसरी चीज कि घुटनों के बल, तो ये देखिए तमाम सारे अपने कामों को करने के बावजूद, उनके षड्यंत्र करने के बावजूद ये घुटने के बल तो थे ही, लेकिन फिर घुटनों के बल आ गए सही मायनों में। तो इसका मतलब यह है कि मानवाधिकार को बचाने का काम भी वो जेन्युइन डिमांड वाली चीजें करेंगी जो आंदोलन बनेंगी। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि वस्तुस्थिति इतनी खराब है। अभी आप देखिए कि रवीश कुमार की एक रिपोर्ट हम एक दिन देख रहे थे, उसमें उन्होंने एक चीज की तरफ खुलासा किया। एक किसी माने समाज शास्त्री ने यह अध्ययन किया कि जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं पूरे देश में, उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बनाए और उस पर वही सारी चीजें जो कि सब जगह भेजी जा रही है उसी व्हाट्सएप ग्रुप में सबके पास वो भेजी जा रही हैं। और लोगों का दिमाग और दिल जो है वो शहरों में रहने के बावजूद, बहुत आधुनिक तरीके से जीने के बावजूद, बहुत अमीरी में पलने बढ़ने और खाने पीने मौज करने के बावजूद जो दिमाग है वो हिंदू क्यों बना जा रहा है, इसके पीछे के जो कारण है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि इन तमाम सारी चीजों ने हमको चारों तरफ से घेरा है। मैं एक और साथी हमारे प्रेम प्रकाश सिंह यादव जो कि बनारस में वकालत करते हैं और लगातार आंदोलनों से जुड़े हुए, आज इस मौके पर उनको चाहूंगा अपनी तरफ से कि यहाँ गांव के लोग की तरफ से वो बात रखें, फिर उसके बाद विद्या भाई अपनी बात रखें और प्रोफेसर राम पुनियानी को हम फिर से सुनेंगे। मैं प्रेम प्रकाश जी को चाहता हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। इसी पे बैठे रहो। तो हमारा मोबाइल दोनों साइलेंट कर दीजिए। अभी तक क्या बात हुई? अभी तक आज हाँ बोलिए प्रेम जी। हाँ सर, मानवाधिकार दिवस आज है। आप सारे लोगों को
मानवाधिकार दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं बातचीत शुरू इस बात से कर रहा हूं कि भारत में मानवाधिकार का जो कानून है, ये कानून 1992-93 में आया। मानवाधिकार एक्ट बना। एक्ट बनने के बाद मानवाधिकार एक्ट के क्रियान्वयन के संदर्भ में पूरे देश के जिला अदालतों में मानवाधिकार अदालतों का गठन किया गया, कागजी तौर पर और सैद्धांतिक तौर पर। आज जिन अदालतों का गठन किया गया है, उन अदालतों को और जो मानवाधिकार आयोग के तथाकथित आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग जो बने हैं, इन आयोगों को भी ये पता नहीं है कि मानवाधिकार हनन का अगर कोई मामला होगा, वो मामला संज्ञेय होगा कि असंज्ञेय होगा। उसमें अगर मानवाधिकार का हनन होता है तो वो जमानती होगा कि अजमानती होगा, उसका किस न्यायालय में विचारण होगा। न्यायालय तो एक बना दिया गया, उसका ट्रायल बाय सेशन कोर्ट होगा कि ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में 1992 में जो है, इन्होंने मानवाधिकार कानून बनाया और आज तक उसका क्रियान्वयन पूरे देश में नहीं हो रहा है। तो मानवाधिकार के लिए तमाम संगठन भी काम कर रहे हैं, उन संगठनों को भी उसका सही से क्रियान्वयन कैसे हो, उस पर न काम हो पा रहा है, न तो अदालतों को जानकारी इस बात की है। हम लोग बनारस में जिला अदालत में बैठे थे, जो है जाकर के डीजे फर्स्ट के यहाँ, पता तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई लेटर तो आया था जो उनका तिरस्कार करा। उनको खुद नहीं पता है कि मानवाधिकार अदालत का उनको चार्ज दिया गया है कानूनी तौर पर। तो ऐसे में जो देश में पूरे दुनिया के पैमाने पर ये अपना साफ सुथरा चेहरा जो वर्तमान सरकार है वो बनाने का काम कर रही है, और यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने का जो काम हो रहा है, ऐसे में जो भी लोग जनपक्षधर वकालत कर रहे हैं, जनपक्षधर आंदोलन कर रहे हैं और सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, इन सारे लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ये लोग कैसे देश में जो समाज में जो मानसिक गुलामी है, हम लोग लड़ते हैं संविधान के लिए, लड़ते हैं हम लोग मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन जो इनका हिंदू कार्ड है, जो इनका सांप्रदायिकता का कार्ड है, अभी मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी 13 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, 2 दिन का प्रवास है इनका, और उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट की बैठक बनारस में होने जा रही है। विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है, और बनारस के बगल में, सारनाथ के बगल में स्वर्णवेद मंदिर है, उसका उद्घाटन ये लोग करेंगे। एक किसानों का जो दमन हुआ, उनकी जो हत्याएं हुई, सरकार द्वारा प्रायोजित हत्याएं हुई, इसके बाद लखीमपुर खीरी का जो प्रकरण रहा, 3 कृषि कानूनों के सवाल पर सरकार दमन के बाद राज्य में जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में उसकी करारी हार के बाद उनको मेन चुनावों में जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें हार न खाना पड़े, इसलिए वो बैकफुट पर गए। उनके मंत्रियों का, उनके पदाधिकारियों का बयान रहा, कानून तो आते हैं जाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि इस कानून को वापस लेने में भी उनकी मंशा साफ नहीं है। दूसरी बात, सीए एनआरसी से लेकर के मजदूर कानून से लेकर के तमाम कानून, जन विरोधी कानून उन्होंने बनाया। पेंशन को लेकर के कर्मचारी आज देश में लड़ रहे हैं, और तमाम सवाल हैं, जल जंगल जमीन से लेकर के सामाजिक सौहार्द से लेकर के हर मसले पर ये अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और जो लोग संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों का ये चिन्हीकरण करके उनका दमन करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ऐसे में आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हम सारे लोगों को, जो लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं, इन लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी ये होगी कि किस तरीके से आम जन तक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दबाव में किस तरह से इस देश में राज्य मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक एक्ट बना करके बनाया गया, लेकिन एक डंप है, ये सरकार के नियंत्रण में काम करने वाली एजेंसी है, इनके पास कोई अपना विशेष पावर नहीं है। जो न्यायालय हैं उनको खुद का ये पता नहीं है कि वो किस तरह का काम करेंगी, कैसे उसका क्रियान्वयन करेंगी, जो है किस तरह की सुनवाई करेंगी।
आज तक पूरे देश में एक भी मानवाधिकार हनन के मामले में कोई मुकदमा नहीं चला, इसलिए कि कानून कोर्ट को नहीं पता है, वकील को नहीं पता है, न उसका क्रियान्वयन होना। तो एक तो मानवाधिकार जो एक्ट है उसमें सैद्धांतिक तौर पे जो कानून में जो है प्रावधान किया गया है न्यायालयों का, मानवाधिकार न्यायालयों का, ऐसे में जो मानवाधिकार कार्यकर्ता पूरे देश में है, सामाजिक कार्यकर्ता, इनको एक पहलकदमी करनी चाहिए कि इसका क्रियान्वयन हो और जो भी मानवाधिकार के हनन है उस पर जो मानवाधिकार के उत्पीड़क लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ हों। और दूसरी बात यह है कि सामाजिक सौहार्द कैसे बचे, गंगा जमुनी तहजीब कैसे बचे, लोकतंत्र और संविधान कैसे बचे, ऐसे इसके लिए लगातार काम करने की जरूरत है। और इस काम के साथ साथ जो हम लोगों के बीच में आपसी सौहार्द बिगाड़ने का, जो भाईचारा बिगाड़ने का, जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का इनका जो साजिश चल रहा है, जैसे सवर्ण आरक्षण जो इन्होंने पास किया मिनटों में, वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो इस तरीके से एक के बाद एक जाति जनगणना के सवाल पर इन्होंने पहली बार जो है संसद में कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम लोग जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना अगर होगी इस देश का जो 90% शोषित समाज है उसको उसकी संख्या का एहसास होगा, और संख्या के एहसास होने के साथ साथ उसको इस बात का भी एहसास होगा कि इस देश में जो जल जंगल जमीन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों से लेकर के कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका से लेकर के पूंजी पर और संसाधनों पर किसका कब्जा है, कितने लोगों का कब्जा है। तो इससे जब ये आकलन होगा तो इससे पता चलेगा कि इस देश के सारे संसाधनों पर, देश के मीडिया पर, देश के जल जंगल जमीन पर मात्र 1% लोगों का कब्जा है। तो जिस तरीके से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद 1989-90 के दौर में एक बड़ा बदलाव हुआ, राजनीतिक बदलाव हुआ उत्तर भारत में। आप देखेंगे तमाम जो है पिछड़ों से लेकर के अल्पसंख्यक समाज से लेकर के तमाम मेन स्ट्रीम की राजनीति में लोग आए। ठीक उसी तरह से अगर जातिगत जनगणना होगी तो पूरे देश में बहुजन समाज से जुड़े, जो शोषित समाज से जुड़े लोगों का वर्चस्व होगा, वो अपने हिस्सेदारी के लिए, अपने भागीदारी के लिए संघर्ष का काम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं नवीन राम पुनियानी सर हैं, आप लोग हैं, आप लोगों को सुनूंगा, और हम लोग चाहते हैं कि किस तरीके से मानवाधिकार का जो हनन है उसको बचाया जाएगा। जब मानवाधिकार एक्ट का क्रियान्वयन होगा, मानवाधिकार आयोगों का गठन होगा और एक्ट में यह प्रावधान होगा कि ये जो है संज्ञेय अपराध होगा कि असंज्ञेय अपराध होगा, कौन प्रकार के मानवाधिकार का हनन का मामला जमानती होगा कि अजमानती होगा, उसका सजा का क्या प्रावधान होगा। एक कागज का टुकड़ा है और पूरे देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता मानवाधिकार एक्टिविस्ट के रूप में अपना स्लोगन लगा के घूमते हैं, लेकिन मानवाधिकार के कार्यकर्ता को भी अगर पुलिस 4 डंडा मार देगी तो मानवाधिकार की कोई अदालत नहीं है, इसलिए उसका क्रियान्वयन नहीं होता है। मानवाधिकार आयोग के जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो भी बिल्कुल पावरलेस है। वो शेरनी के उस तरह कहा जाता है कि उसके पास जो है न तो दांत है, न तो कुछ है, न तो उसके पास कोई पावर है। तो ऐसे में कैसे इसको बढ़ाया जाए, किस तरीके से मानवाधिकार एक्ट का क्रियान्वयन हो, और जो संसद द्वारा जो इनकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टें हैं जहाँ पे कोई परीक्षा नहीं होती है, न तो यहाँ पे कोई इनका जो है योग्यता का मानक है, चाहे पार्टी पे लोग बैठे या कोलिजियम के माध्यम से उसका चयन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब ये जातिगत जनगणना होगी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी हम जो प्रगतिशील लोग हैं, जो संवैधानिक लोग हैं, उनका चयन होगा। तो आज के डेट में जो सबसे बड़ी जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों संस्थाओं पे मनुवादियों का पूर्ण कब्जा है। मीडिया, मेन स्ट्रीम की मीडिया उनकी कठपुतली के तौर पे काम कर रही है और पूंजीपतियों के चाटुकार के रूप में काम कर रही है। तो ऐसे में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो मानवाधिकार आयोगों का जो गठन, अदालतों का जो गठन है उसका क्रियान्वयन हो, और साथ ही साथ लोकतंत्र की बचाने की दिशा में जो कुछ चुनिंदा लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में काम कर रहे हैं, इनको मिल करके मनुवाद के खिलाफ, संविधान को स्थापित करने के लिए, अम्बेडकरवाद को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए इनको लगना होगा, काम करना होगा। तभी जाकर के मानवाधिकार लोगों का बचेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया प्रेम भाई। अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया कि जब संस्थाएं ही नहीं रहेंगी तो हम लड़ेंगे कहाँ जाकर।
तो एक लड़ाई तो हम लोगों को इस रूप में भी लड़ने की ज़रूरत है कि वो संस्थाएं काम करें, ठीक से काम करें। जिला स्तर पर जो उनका गठन है, जो उनकी उनकी जो स्थापना है, मुकदमे दर्ज नहीं होंगे तो किनका फैसला होगा? क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो में जितने माने ये रिकॉर्ड ब्यूरो में जितने अपराध दर्ज किए जाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अपराध दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। ऐसी तमाम सारी माने जो ऐसे अपराध हैं जो अपराध मानवाधिकार को लगातार माने क्षति पहुंचा रहे हैं। उस तरह की कोई चीज हमारे सामने संस्थागत रूप से अभी बहुत मजबूती के साथ नहीं खड़ी। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विद्या भाई ने लगातार काम किया है इस देश में, कई हिस्सों में जाकर लंबे समय तक रहकर और फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर जैसे रिमोट इलाकों में गए हैं, देहातों में गए हैं, उन्होंने काम किया है। वहाँ सबसे जो कमजोर और वंचित समाज और समुदाय हैं, उनके हक हकूक के लिए ये लड़े हैं। उनके खिलाफ जो अपराध किए जाते रहे हैं संगठित तौर पर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर, उनके पक्ष में वो लड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि वे अपने अनुभवों के साथ इस बात की तरफ इशारा करें कि क्या संस्थाएं हमारे समय में कारगर हैं, अगर नहीं कारगर हैं तो किस तरीके से उनको कारगर बनाने का संघर्ष किया जाए। क्योंकि जब तक कि जब चौधरी माने सरपंच ही नहीं होगा तो न्याय कहाँ होगा? क्योंकि हमारे सामने मामले तो बहुत हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की से भी बढ़कर जो है यहाँ उलझे हुए मामले हैं। तो हम किस तरीके से उसको करेंगे? विद्या भाई इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी भाई। और मैं राम भाई, मैंने कहा था मुझे 4:30 को निकलना है, तो अच्छा मैं चाहता हूँ मैं आपसे ठीक है। तो देखिए, पहले तो जो हमारे पूर्व वक्ता थे, मैं उनकी कुछ बातों को लेकर के ही बात शुरू करूंगा। उन्होंने मानवाधिकार कानूनों की बात की थी। ठीक है, 1992 में जो है ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया के अंदर बना। ठीक है, लेकिन ये कमीशन बनने का मतलब ये नहीं कि इससे पहले कोई मानवाधिकार की लड़ाई नहीं हुई और कमीशन आ गया तो लड़ाई शुरू हो गई। कमीशन तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव या बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेशर्स थे उसके कारण से बना। और कमीशंस की ही कुछ धारणाएं थी कि स्टेट्स में भी कमीशन होने चाहिए, और एक धारणा ये भी थी कि मानवाधिकार अदालतें होनी चाहिए। मानवाधिकार अदालतों के संदर्भ में जैसे उन्होंने कहा, देखिए हमारे यहाँ जो हमारा संविधान है वही हमारे मानवाधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी है। अगर हम खाली मानवाधिकार शब्द लगा दें कि भाई मानवाधिकार शब्द कोई कानून हो जाए तो वो कोई मतलब नहीं। आपके पास अनटचेबिलिटी का एक्ट है, छुआछूत खत्म होने का एक्ट है, आपके पास बराबरी के अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब हमारे मानवाधिकार हैं। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से हमको लिखने की जरूरत है कि ये मानवाधिकार, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो जो हमारे संविधान की जो प्रीएम्बल है, जो मूल धारणा है, वो मानवाधिकारों पर आधारित ही है। और बहुत सारी चीजें जो है स्लोली जो है वो कानूनों में आई हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव हुआ। इंडिया जो है ज्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, मानवाधिकार की संधियां हैं, उनमें सिग्नेटरी है। और उसमें सिग्नेटरी का मतलब होता है कि कई ऐसी ट्रीटीज होती है जिसमें इंडिया को हर 3 साल में 4 साल में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जो है प्रस्तुत करना पड़ता है कि हमारे यहाँ क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अगले साल में यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है यूनाइटेड नेशन में। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू का मतलब होता है कि जो एक टाइम पीरियड में जो है आपके यहाँ कानूनों की पूरी रिव्यू होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और नेक्स्ट ईयर इंडिया का नंबर भी है उसमें। तो सारे के सारे लोग, हम लोगों को पता है कि भाई कहाँ पर कौन से कानून का पालन। तो कानून की दृष्टि से इंडिया मजबूत है, क्योंकि बहुत से देशों में तो कानून ही नहीं है। और इस कारण से जब भी इंडिया का नंबर आता है तो इंडिया के जो अधिकारी हैं वो लोग बता देते हैं कि हमने तो सब छुआछूत हमने खत्म कर दी क्योंकि हमारे यहाँ कानून है। तो यहाँ पर जो सवाल है वो है इम्प्लीमेंटेशन का, कि वो लागू कितने हो रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो मानवाधिकार आयोग है, देखिए उसके काफी राइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उसके राइट्स नहीं है, बहुत सारे राइट्स हैं। हमारे यहाँ जो 3-4 किस्म के ऑटोनॉमस कमीशन बने थे मानवाधिकार आयोग के बाद, जो है आपका SC/ST कमीशन बना, और फिर माइनॉरिटीज कमीशन बना, और महिला आयोग एक बना। ये 4-5 आयोग जो बने, उसके अलावा अभी तो बहुत सारे हैं। आदिवासियों के अलग हो गया, अनुसूचित जाति के अलग है, एक नेशनल बैकवर्ड क्लासेस के अलग है।
इस प्रकार के बहुत सारे जो देश की जो परिस्थितियां हैं, देश के जो सामाजिक ढांचे के अनुसार वो कमीशन बनते हैं। लेकिन इन सारे कमीशन में जो है जो मानवाधिकार आयोग है उसके अधिकार काफी ज्यादा हैं। वो किसी अधिकारी को बुला सकता है, उसको उससे सवाल कर सकता है, और क्योंकि उसका जो अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष है, वो एक भूतपूर्व न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वेटेज है उसमें। पहले तो चीफ जस्टिस होता था, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन अब क्योंकि चीफ जस्टिस लोग जो है बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, कुछ उनके और कई काम है, तो इस कारण से जो है अब उन्होंने उसकी जो थोड़ा सी अमेंडमेंट करके उसमें एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वो होना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें हमारे देश के अंदर जो है व्यक्तियों पर निर्भर करती है, क्योंकि ये संस्थान तो बन जाएंगे और बने हैं। अब इन संस्थानों को खत्म करने के लिए इनको मिटाना जरूरी नहीं होता है। इनमें ऐसे लोगों को बिठा दो जो जन्मजात मानवाधिकार विरोधी हो, तो आप दुनिया भर में रहेगा कि हमारे यहाँ मानवाधिकार आयोग है, लेकिन कोई सवाल नहीं करेगा कि जस्टिस अरुण मिश्रा है, जिन्होंने सारे कानूनों में जो है जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा जिनके पास में निर्णय आए, जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट में, वो अरुण मिश्रा जी के पास में आए। और आप उनके जजमेंट की एक एक जजमेंट को निकाल लीजिए और उसको किसी एक सिंपल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के कानून वालों को दे दीजिए कि ये जजमेंट देखिए इनके ये हैं, एक भी जजमेंट उनका ऐसा नहीं होगा जो वाकई में जिसको हम बोल सकें ये वो ऑब्जेक्टिव है या वो संविधान के प्रति निष्ठावान है। कहीं ना कहीं पर उन जजमेंट्स ने जो है वो, क्योंकि भारत में जो है जजमेंट्स जो होते हैं हमेशा एक बेंच पे आधारित होते हैं, तो ये बेंच आधारित जजमेंट जब होते हैं तो यही पिटीशन किसी ऐसे जज के पास चले जाए जहां पर हम बार बार हम ये बोल रहे हैं कि भाई दलितों की भागीदारी हो, तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि दलित पिछड़ा जज आएगा तो वो हमारे हिसाब से कुछ भी कर दे, क्योंकि हम लोग बेंचों के आदी हो गए हैं। जैसे अमेरिका में एक पूरी बेंच बड़ी होती है, वो सुनती है, एक बेंच सुनेगी सारे। भारत में अलग अलग बेंच है, 2 जज बेंच, 1 जज बेंच। अब इस जज आपके दृष्टिकोण में जो है एक कानून को अगर 50 जजों को आप भेज देंगे तो शायद अलग अलग जजमेंट दे दें। वही जज जो है सुधा भारद्वाज को अभी उनको तो जमानत मिली, ऑटोमेटिक मिली, लेकिन उसमें भी नीचे जब गया तो कानून ने लगा दिया कि आप किससे बात नहीं कर सकती, आप यहाँ नहीं जा सकती, आप वहां नहीं जा सकती। तो ये क्या है कि इंडिविजुअल बेस्ड हो गई चीजें, और इंडिविजुअल का कोई जजमेंट जो है हमेशा से उस पर हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि वही जजमेंट जो अरुण मिश्रा ने दी है हो सकता था कि कोई दूसरे जज वैसा जजमेंट ना देते। तो ये एक बड़ी धारणाएं हैं जिसपे हमको बहुत सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, सिस्टम हाईली इंडिविजुअल बेस्ड है, और सिस्टम ने ऐसा बना दिया कि फलाना साहब आ जाएंगे तो बढ़िया जजमेंट देंगे और दूसरे साहब आएंगे तो खराब जजमेंट देंगे, तो ये पूरा हो गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि देखिए बहुत सी चीजों में जो था स्पेसिफिक अदालतें बनाने का प्रोविजन है हमारे यहाँ कुछ कानूनों में, जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/STs एक्ट जो बना, उसमें भी जिला अदालतों की बात थी, विशेष तौर पे स्पेसिफिक विशेष अदालतों की जो SC/ST एक्ट में उसको करेगी। लेकिन आप बताइए कि तमिलनाडु में ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स हैं, तो क्योंकि आपके मित्र जो बोल रहे थे उनको भी पता होना चाहिए कि ऐसी कोर्ट्स और जगह हैं। आप यूपी को भगवान मत बनाइए, यूपी की जो पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बैंकरप्ट है, यूपी बिहार की, और इसमें जो जिनके गुण गाने के लिए हम यहाँ पर खड़े होते हैं कि बहुत महान ओबीसी के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, उन्होंने किसी ने भी ये काम नहीं किया। सवाल तो उत्तर प्रदेश में जिन राजनीतिक दलों से, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है ना। आज हमारे देश के अंदर एक सेना का अधिकारी मरता है, उस पर भी डिवीजन हो जाता है, तो जब डिवीजन हो जाता है, हमारे पे शब्द नहीं होते उसके लिए व्यक्त करने के, तो फिर उसको जो है राइट विंग हमारा कैप्चर कर लेता है। आप देखिए आज दिल्ली की सड़कों पे कितने लोग थे, क्योंकि पूरा दक्षिणपंथी जो है उसको कैप्चर कर लेगा फिर, जब आप लोग नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का एक कमी कहीं न कहीं नजर आ रही है। जैसे एक सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आया बद्री नारायण जी का, जो सबसे बड़े देशभक्त बनते हैं, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा, उनको कोर्ट करने में हम सबसे आगे रहते हैं। अपने लोगों को कोर्ट नहीं करेंगे, राम जी भाई को कोर्ट नहीं करेगा, लेकिन यहीं से कोई दूसरा हमारे यहाँ से निकलेगा तो बद्री नारायण ने क्या लिखा यही बताते हमको फिरेगा। उन्होंने कांशीराम जी के बारे में क्या लिखा, उन्होंने किसी के वो विवेक कुमार को कोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बद्री नारायण को कोर्ट कर देंगे। और बद्री नारायण ने ऐसी कृपा बरसाई जब मौका मिला, तो आप देख सकते हैं
लेकिन मेरा सवाल इस चीज से नहीं कि बद्री नारायण ने क्या किया, वो तो वो बदल देंगे, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी उन लोगों की समझ में आएगा कि जो बार बार कहते हैं कि ब्राह्मण कितने आइसोलेटेड हैं, कितने किनारे पे चले गए, कितने उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत बड़ा मसला होता है जब ऐसे मसले की बात हमारे मित्र कर रहे हैं। क्योंकि जब तमिलनाडु का हम उदाहरण देते हैं तो तमिलनाडु में वैसा नेतृत्व है जिसको इन लोगों के कोट करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास इतने लोग होंगे कि वो पेरियार के ऊपर लिख सकते हैं, दूसरे के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरे सवाल मानवाधिकारों के कॉन्टेक्स्ट में भारत के अंदर जो जाति का सवाल है, जातीय उत्पीड़न का सवाल है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई इतनी आसान है कि हमने कानून बना के ऐसे कह दिया। कानून का पालन नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, ये सवाल हमको देखना पड़ेगा। और ये सवाल जब हम देखेंगे कि कानून का पालन क्यों नहीं होता, तो जो बिरादरी है वो अपने को किसी से ऊपर मान रही है। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि ग्रेडेड इनइक्वलिटी समाज के अंदर है, जो सीढ़ी नुमा जो हमारी असमानता है, उसमें हर एक आदमी यानी कि मुशहर जो भूख से मर रहा है वो गांव में अपने को चमारों वाल्मीकि से ऊपर मानता है, वो डोम के हाथ का पानी नहीं पीता है। तो ये इतना आसान लड़ाई नहीं है कि हमने बहुजन और दलित शब्दों की व्याख्या कर दी और हम उसी हिसाब से, क्योंकि ये बहुजन और दलित शब्द यूनिवर्सिटी लेवल पर अच्छे चल सकते हैं, लेकिन जब आप गांव की चौखट में जाते हैं तो कोई यादव अपने को बहुजन नहीं बोलता, कोई कुर्मी अपने को बहुजन नहीं बोलता, वो यादव और कुर्मी है। कोई दलित अम्बेडकरवादी नहीं बोलता वहां पर, वहां बोलेगा मुसर हूं, वहां बोलेगा मैं चमार हूं। तो ये जो ब्रॉड पॉलिटिकल आइडेंटिटीज हमने खड़ी की है, ये तो लड़ाई जब तक, देखिए दो प्रकार की लड़ाई है। एक तो कानून बनाने की लड़ाई, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमको कानून बना के दिए। अभी जो वर्तमान सरकार है उन कानूनों पे हमला कर रही है, जैसे राम पुनियानी जी कह रहे थे, लेकिन वो भी कई चीजें उसमें ऐसी है जो हमको अपने से सवाल करने का भी है ना, कि आखिर जो सरकारें यहाँ इतनी दक्षिणपंथी, कोई भी कानून खाली कानून बना रह जाएगा जब तो लोगों का सपोर्ट नहीं होगा। अभी हम देखें कि लव जिहाद का बात आता है, अभी बहुत सारे सवाल खड़े हो, क्योंकि जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं वो तो हर एक सवाल खड़ा कर देंगी। कुछ भी सवाल जहां से उनका वोट मजबूत होना है वो क्यों कैसे खड़े करने में कामयाब होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो सवाल हम खड़ा करेंगे उससे जनता की समर्थन मिल जाएगी उन सवालों पे। जैसे अगर हम बोलेंगे कि साहब लव जिहाद खराब है, मतलब लव जिहाद एक गलत चीज है, लेकिन एक कॉमन आदमी के पास में अपनी जाति में ही विवाह करना सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भाजपा का हो या समाजवादी पार्टी का हो। आप देखें अभी तक खबरें आ रही थी कि लालू जी के बेटे की शादी हुई है, लालू जी उससे नाराज हैं, इंटरनली ये खबर आ रही क्योंकि वो जातीय मामला नहीं है। तो ये है हमारे समाज के अंदर, कोई ये नहीं बोल रहा कि भाई हमारा बेटा है, उसकी अपनी चॉइस हो सकती है ना अपने हिसाब से शादी करने की। वो बिहार के लोगों का भाग्य बदल सकता है लेकिन अपना नहीं बदल सकता। मतलब बिहार की 8-10 करोड़ जनता के वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं भविष्य में, और अपने बारे में एक निर्णय नहीं ले सकते कि मेरे को किसे शादी करनी। तो ये एक दिखाता है हमारे समाज के अंदर कि अभी हमने जो कानून बना दिया वो बात, सब नेता जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से आए हैं, लेकिन दरअसल वो बहुत अलोकतांत्रिक हैं। सामाजिक जीवन में हम अलोकतांत्रिक हैं और पॉलिटिकल लोकतंत्र को हमने केवल एक इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग सब, और एक जैसे बोलते भीड़ का तंत्र बना करके। तो जब भीड़ का तंत्र लोकतंत्र बनेगा तो फिर तो जो भीड़ जिस तरफ भी जाएगी, भीड़ तो अभी देशभक्ति के वातावरण में डूबी हुई है, भीड़ इसी प्रकार की है। तो ये लड़ाई जो है वो वाकई में जो है जाति उन्मूलन की लड़ाई है, और जाति उन्मूलन का मुद्दा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा अगर मानवाधिकारों के हमारे जो हनन के मुद्दे हैं उनसे बाहर है, तो फिर हमारे मानवाधिकार केवल पेपरबाजी के हैं, वो लोग आपस में ही करते रहेंगे, उससे ज्यादा उसमें कुछ होने वाला नहीं। आपका राम जी भाई म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या भाई, आपने बहुत सारे मसलों को उसमें जोड़ा और उसके विस्तार को आपने काफ़ी व्यापक कर दिया। और मुझे लगता है कि आत्मालोचना का भी ये समय है कि आप मानवाधिकार की बात करते हैं तो मानवाधिकार क्या किताबी कोई मुद्दा है, या हमारे जीवन में जो चारों तरफ फैली स्थितियां हैं उसको लेकर हमको वो करने की ज़रूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इस महत्वपूर्ण बात को लगातार हमारे बीच विचार विमर्श का एक वो बनना चाहिए। मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि प्रेम प्रकाश अलग से जो है वो
यहाँ आने वाले हैं। मैं प्रेम प्रकाश को फिर से कहूँगा। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानवाधिकार कोई किताबी मुद्दा नहीं है, और जो संस्थाएं हमारे बीच में काम कर रही हैं उनको अधिक ताकतवर तरीके से उनको इतना एम्पावर किया जाए कि वो हमारे सवालों को उठा सकें। और हमारे दूसरी चीज़ कि हमारे चारों तरफ जिस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं, अभी उनके बारे में हमारे विचार बहुत स्पष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? हम मोटा-मोटी मॉब लिंचिंग के बारे में मोटा-मोटी ख्याल रखते हैं, और 7 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, पूरा एक तरह से युग होता है। जितनी घटनाएं हुई इन 7 वर्षों में, अगर उनको 20-25 वर्षों में के साथ तुलना की जाए तो इन 7 वर्षों में बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई, बड़ी-बड़ी। नोटबंदी जैसी बड़ी घटना यहाँ अंजाम दी गई, और एक तरह से मैंने एक ऐसा कृत्रिम अकाल पैदा करने की का पूरा प्रयास किया मोदी सरकार ने, जो और उसके शिकार हुए लोग, जनता हुई। और उसके बाद देखिए कि सारी की सारी चीजें इतने गर्त में चली गई धीरे धीरे कि वो मैंने उनको फिर से मैंने वो रिवोक नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम सारी चीज। दूसरी चीज, हमारा जो नैरेटिव बनता है, एक लोकप्रिय नैरेटिव बनता है, ऐसा एक लगता है मुझे कि लगातार एक लोकप्रिय नैरेटिव काम कर रहा है। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तमाम तरह के झूठ फैलाकर एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रही है, तो हमारे जो जेन्युइन लोग हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं, वो भी एक तरह का बहुत लोकप्रिय नैरेटिव और सुविधाजनक नैरेटिव बना रहे हैं। और इस नैरेटिव से निकलते हुए ठोस तरीके से काम करने की जरूरत है। प्रेम प्रकाश लगातार जो है तमाम सारे मुद्दों पर काम कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मानवाधिकार है वो लगातार उसका हनन हो रहा है। मैं एक बार फिर से उनको चाहूंगा कि वे हमारे मंच से अपनी बात रखें। प्रेम प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार अदालतें नहीं हैं, तो तमिलनाडु में मानवाधिकार अदालतें हैं, और देश के और हिस्सों में मानवाधिकार अदालतें काम कर रही हैं। तो अभी मैं आप ये बात बताए हैं तो इसको मैं देखूंगा, दोबारा देखूंगा। लेकिन मैं सर स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक्ट में ही प्राविधान नहीं है, तो तमिलनाडु में मानवाधिकार अदालतें कहां से काम करेंगी? ये एकदम स्पष्ट बात है कि जो एक्ट है वही साइलेंट है कि मानवाधिकार, किस प्रकार के मानवाधिकार का हनन का मामला संज्ञेय अपराध होगा, किस तरह के मानवाधिकार का हनन का मामला असंज्ञेय अपराध होगा, किस तरह के मानवाधिकार के हनन का मामला जमानती होगा, किस तरीके के मानवाधिकार हनन का मामला जमानती होगा, उसमें स्पष्ट रूप से कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरी जहां तक समझदारी है और जानकारी है, पूरे देश में कहीं पे भी मानवाधिकार अदालतें काम नहीं कर रही हैं। अगर तमिलनाडु में आप कह रहे हैं तो इसका मैं आज ही इसका सर्च करूंगा, जो साथी वहां पे हैं मैं बात करूंगा। दूसरी बात, मैं आपको एक दो तीन चीजें करना चाहता हूं, तो आप फिर एक बात तो ये कहना चाहता हूं कि देखिए जो एक्ट बना था वो कमीशन के लिए बना था, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होने चाहिए, स्टेट लेवल पे कमीशन होने चाहिए। अभी बहुत से स्टेट्स ने कमीशन नहीं बनाए, और जो बने भी है तो उनकी हालत बहुत खराब है, हम लोग सब जानते हैं। इवन नेशनल लेवल पे भी जो है जो ह्यूमन राइट्स कमीशन बनी है, वो जो है मानवाधिकार जो संगठन काम कर रहे थे, जैसे PUCL है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, बहुत सारे इंडिया में पहले से ही काम कर रहे थे। और 90s के दौर में तो बहुत संगठन खुद ही अपनी रिपोर्ट निकालने लगे। तो एक दबाव में आके ये प्रक्रिया बनी और एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना। उसमें जो है, जो अगर उसकी पूरी जो उसका पूरा ब्यूरोक्रेसी है, जो लोग कौन उसमें आते हैं वो होम मिनिस्ट्री से आते हैं। उसमें जो IG लेवल के अधिकारी हैं वो उसके डायरेक्टर हैं। तो आप जो होम मिनिस्ट्री से आएगा वो कितना स्ट्रेस करेगा अधिकार के लिए, ये समझ लीजिए आप। तो जो मेन क्वेश्चन आता है स्टेट का कि वो सोचते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी सबसे ऊपर है, और मानवाधिकार के संगठन जो है वो दुनिया भर की बातें, मतलब स्टेट की सॉवरेनिटी से आगे की बातें करना शुरू करते हैं। वहां पर जो है स्टेट को, हर कोई भी देश हो, वो वहां पर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर देता है कि भाई नहीं, हमारे देश की सीमा है और हमारा कानून इसमें चलेगा। मेरा केवल ये कहना था कि जो तमिलनाडु है उसमें जो है SC ST जो एक्ट है उसके तहत भी जिला अदालतों की बात है। आपके उत्तर प्रदेश में कहीं है नहीं, बिहार में कहीं है नहीं, ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। जो सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं सामाजिक न्याय के,
और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो तमिलनाडु रहा है शुरू से लेकर के आज जी से, जी हिस्ट्री से का देख लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर SC/ST एक्ट के तहत भी अगर अदालतें जिले में आती हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स नहीं बोलेंगे सीधे सीधे, बाकी राइट टू लाइफ, राइट टू, वो तो आपका मेन अदालतों में आता ही है। तो ये भी अगर एक्ट के तहत आपके प्रोविजंस पूरे हो जाएं, जो SC/ST एक्ट के तहत अदालतों की बात हो रही है, विशेष अदालतें बने, तो वही हमारे प्रदेश में नहीं है, उसकी बात क्यों नहीं हम लोग उठा रहे हैं? नहीं सर, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में SC/ST एक्ट का एक अलग से अदालत है, सेशन कोर्ट लेवल का अधिकारी बैठते हैं वहाँ पे, जज बैठते हैं, और वो अदालतें काम कर रही हैं, आज के डेट में पूरे प्रदेश में काम कर रही हैं। और उसमें आप एक RTI डाल दीजिएगा, और हमको केवल इतना जानकारी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कितने केसेस इन अदालतों ने निपटाए फाइनल तक SC/ST एक्ट में। नहीं ठीक, क्योंकि मैं तो कई जगह केस से फंसा हूँ, लगा रहा हूँ, देवरिया गोरखपुर में, और क्या नाम है, देवरिया कुशीनगर में, हमको तो अभी तक 2-2 साल से हियरिंग ही नहीं मिल रही है जो दलितों की। नहीं, जो भी हो सर, जो है जो पेंडेंसी है वो तो पूरे और भी मामले जो हैं उनके मामलों की भी पेंडेंसी है, लेकिन आज के इस डेट में प्रत्येक जिले में ADJ लेवल के एक अधिकारी जो जज होंगे, वो SC/ST एक्ट के स्पेशल जज होंगे, वो हर जिले में काम कर रहे हैं। मैं बनारस और आसपास के जिलों में मतलब कई कोर्टों में बढ़िया। काम करता हूं। दूसरी बात है, जो पेंडेंसी है, तो हम लोगों ने भी एक आकलन किया था कि अगर SC/ST एक्ट का मामला है तो सबसे पहले तो FIR ही दर्ज नहीं होती है। दूसरी बात, अगर FIR दर्ज भी हो गई है तो FIR और विवेचना के बीच में आधे मामले निपट जाते हैं, चार्जशीट नहीं फाइल होती है। और चार्जशीट अगर फाइल हो भी जाती है तो चार्जशीट और ट्रायल के बीच में 25% से मामले निपट जाते हैं। तो आप SC/ST एक्ट के जो वायलेशन के केस हैं, जो न्यायालयों में चार्जशीट सबमिट होती हैं, आप FIR से उठा करके, जो FIR हुए ही नहीं है उनका तो आंकड़ा ही आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन जो FIR हुए भी हैं तो आप देखेंगे कि उसका रेशियो, सजा का रेशियो जो है 4% 5% भी जो है आपको नहीं मिलेगा, जो है इकाई में रहेगा, जो है, क्योंकि जो है विवेचना में ही लेन देन करके उनके ऊपर दबाव बना करके, एक मानसिक उत्पीड़न करके, उनको परेशान करके वो चार्जशीट सबमिट नहीं होती है। और चार्जशीट सबमिट अगर हो भी जाती है तो ट्रायल में कंप्रोमाइज, क्योंकि आप ये समझिए कि जब भी SC/ST एक्ट का पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं उसमें आप SC/ST एक्ट में जज जो आप देखेंगे तो उसमें कोई पंडित जी हैं, कोई तिवारी जी हैं, कोई चौबे जी हैं, कोई सिंह हैं। तो जब व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठ जाने से उसकी मेंटेलिटी चेंज नहीं हो जाती है। तो SC/ST एक्ट में भी अगर पीड़ित पक्षकार जो है, जिसके लिए न्याय दिलाने की बात है, अगर ऐसे लोग उसमें जज रहते तो शायद न्याय पाने की जो कैपेसिटी है या न्याय पाने का जो प्रतिशत है उसका आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाता। ये तो एक्ट है और एक्ट की क्रियान्वयन की बात है। उसी तरीके से मानवाधिकार एक्ट जो है, उसमें अगर न्यायालय इसी तरह से उसका थोड़ा डिफाइन हो जाता है, इस पर थोड़ा कुछ लोग मिल करके, आप जो लोगों जैसे लोग काम कर रहे हैं, इस पर अगर मिल करके काम किया जाए तो उसमें भी इस तरह के प्रावधान होंगे। और इंटरनेशनल दबाव में जो 1992 में 93 में गठन हुआ मानवाधिकार आयोग, और राज्य आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बने, लेकिन जब वो उसका अपराध का डिफाइन, कौन कौन से अपराध मानवाधिकार हनन के अपराध माने जाएंगे, वो संज्ञेय होंगे कि असंज्ञेय होंगे, जमानती होंगे अजमानती होंगे, तो थोड़ा निश्चित रूप से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मन बढ़ेगा, मतलब मनोबल बढ़ेगा, और इस प्रकार की घटनाओं में भी कमी आएगी। और इसके साथ साथ आज के डेट में जो पूरे देश में जो स्थिति है, पूरे देश का जो सांप्रदायिकरण करने का जो मतलब चल रहा खेला जो है, सरकार द्वारा प्रायोजित चल रहा है, और जो दमन की जो साजिश है, ये मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो भी जनपक्षधर वकालत कर रहे हैं या जनपक्षधर आंदोलन कर रहे हैं या जनपक्षधर न्याय के लिए काम कर रहे हैं, ये सारे लोगों के लिए चुनौती है कैसे एक साझा लड़ाई को खड़ा किया जाए राष्ट्रीय लेवल पे, जातिगत जनगणना से लेकर के सामाजिक भागीदारी से लेकर के इन सारे सवालों को कैसे एक मुद्दा बनाया जाए जो राष्ट्रीय मुद्दा बने। और हर जगह जब तक संख्या के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, कौन लुटेरा है और लुटेरा ही सर्टिफिकेट दे रहा है हमको जातिवादी होने का,
लुटेरा ही जो डकैती मार करके हमारे हकों को जो है कुंडली मार कर बैठा है, वही लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमको न्यायप्रिय होने का। और जो जहां से हमको न्याय मिलना है, उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश के सारे अदालतों को आप देख लीजिए, उसमें एससी बीसी माइनॉरिटी के जो जजेज हैं उनकी संख्या इकाई में होगी जो है, क्योंकि वहां पे मनोनीत होते हैं लोग जो है, चाहे पार्टी में चयन होता है। तो पूरे देश में जो है, देश के 35 ब्राह्मण घरानों का कब्जा है पूरे हायर जुडिशरी में जो है। और उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर वायलेशन अगर ह्यूमन राइट्स का या दलित उत्पीड़न कहिए, या जो एसटी बीसी माइनॉरिटी के लोगों का उत्पीड़न है, या हिंदू मुस्लिम कराने का जो मामला है, ये नर्सरी को, इसके नर्सरी के तौर पे इसको ये लोग बना रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई ही है। जिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे जजेस न्याय देने का काम कर रहे हैं एक जाति विशेष से आते हुए, उसी सुप्रीम कोर्ट से पहले जब प्रीवी काउंसिल हुआ करता था तो 1920 में प्रीवी काउंसिल ने कहा कि ब्राह्मणों के अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता है, इनको जज नहीं बनाया जा सकता, इनके अंदर न्यायिक चरित्र का अभाव है। आज जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टें हैं, वहां पे एक जाति विशेष के लोग वहां बैठ करके न्याय बांटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब वहां एग्जामिनेशन से नहीं होगा, परीक्षा से लोग नहीं आएंगे या योग्यता से नहीं आएंगे, और हर जाति समुदाय वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की भी वही स्थिति है। तो ऐसे में सामाजिक न्याय और सामाजिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो? जगदेव बाबू ने उस दशक 1974 और जो उनका दौर रहा, उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती व राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जो 90% शोषित समाज है, उसकी भागीदारी पूरे संसाधनों में आप देखेंगे तो 10% भी नहीं है। राजनीति में आप देख लीजिए, आप उनका न्यायपालिका में देख लीजिए, कार्यपालिका में देख लीजिए, सचिवालय व्यवस्था में देख लीजिए, जल जंगल जमीन में देख लीजिए। तो जब तक संसाधनों का बंटवारा संख्या के अनुपात में नहीं होगा, तो तब तक ये चीजें खड़ी नहीं होंगी। और संसाधनों का बंटवारा सही तरीके से हो, इसका आकलन सरकार कैसे करेगी, किस समाज के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनेगी, किस प्रकार का रोजगार का सृजन होगा, किस प्रकार का उनके लिए नीतियां बनेंगी, इसका जब तक जातिगत आंकड़ा नहीं रहेगा, तब तक सरकार नहीं बना सकती। हवाई में सरकारें काम कर रही हैं, 1931 की जनगणना के हिसाब से काम हो रहा है, और वो भी हवाई में काम हो रहा है। SC/ST के लिए एक्ट के तहत जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, या SC/ST के लिए जो बजटें हैं, उसका भी दूसरे मदों में खर्च हो रहा है। तो इस तरीके से जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, और जातिगत जनगणना होने के बाद जब तक जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं होगी, जो है जल जंगल जमीन से कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका से लेकर के हर जगह पर जब तक ये लोग स्थापित नहीं होंगे, तब तक निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि ये भेदभाव बना रहेगा। और सरकारें प्रायोजित तरीके से इस देश में इस समय 2 तरीके की संस्थाओं का काम, मतलब क्रियान्वयन जो सरकार है वो वाकई में सरकार नहीं है। एक तरफ ये पूंजी के लिए काम कर रही है, अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए काम कर रही है। तो इन दोनों व्यवस्थाओं के पोषक के रूप में सरकार काम कर रही है। तो जो भी लोग लोकतंत्र संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं के बचाने के लिए, भाईचारा बचाने के लिए काम कर रहे हैं, इनकी ये जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि समाज में अमन चैन कायम हो। इसके लिए समाज में जन जन जाकर के कैडर कार्यक्रम होगा, और कैडर कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से इनको जब जानकारी मिलेगी तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी, और इस तरीके से जाकर के हम लोगों का कारवां आगे बढ़ेगा। राम जी भाई को मैं चाहूंगा कि आए और बात को आगे बढ़ाएं। देखिए, चले बातें लगभग क्लियर हैं। हाँ अभी अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक चैनल पर इंटरव्यू अपर्णा जी ने किया, जी तो उन्होंने जैसा कि सबसे 2 सवाल करती हैं सामान्यतः कि भविष्य का भारत आपकी नज़र में कैसा होगा। तो हाँ अगर किसी की समझ में आता है तो जवाब देता है, नहीं समझ में आता है तो गड़बड़ा जाता है। इसी तरीके से वो जातिगत जनगणना वाले मामले को भी उन्होंने पूछा।
तो उन्होंने छूटते ही कहा ये तो कुछ लोगों का स्वार्थ है कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आपके कई नेताओं ने कहा कि 90 भाग हमारा है, जब लोहिया ने भी ये कहा, जगदेव प्रसाद ने भी यही कहा, और इतना जानते हैं आप कि सबसे ज्यादा संख्या में आप हैं, तो उनकी लठैती क्यों कर रहे हैं? आपका नेतृत्व इतना गड़बड़ है कि जैसे ही वो सत्ता में आता है तो सत्ता से बाहर रहता है तो विष्णु का मंदिर और परशुराम का मंदिर बनवाता है, तब ब्राह्मणों के साथ उसको अन्याय दिखाई पड़ता है, लेकिन इतने यादव मारे जाते हैं, इतने मुसलमान मारे जाते हैं, इतने सोनकर मारे जाते हैं, पासी मारे जाते हैं, उनके घर वो जाते ही नहीं। तो ये जो हमारे नेतृत्व का सवाल है, राजनीतिक नेतृत्व इतना बैंकरप्ट है, जैसा कि आपने भी कहा कि वह बहुत सारी चीजों को हम अगर कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा तो बहुत कुछ है, क्लियर है। पहलवान तो आपके घर में हैं, आपने खुद सूखी रोटी खाकर उनको दूध मलाई खिलाया, उनको बादाम खिलाया, लेकिन लठैती वो किसकी कर रहे हैं? आपकी तो रक्षा ही नहीं कर रहे हैं। आपको कोई भी आकर मार कर चला जा रहा है और वो खड़े भी नहीं हो रहे हैं आपके साथ। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर मानवाधिकार का जो सवाल है, क्या हम उसमें ये तय है कि यह व्यवस्था इतनी भयानक है? आप छोटे स्तर पर देखिए, बेईमानियां इतनी ज्यादा है कि उनसे लड़ते हुए आप बूढ़े हो जाते हैं। जब आप पूरी व्यवस्था से लड़ना चाहते हैं तो व्यवस्था ने तो आपको जितने तरीके से आपको चातुर्वर्ण में 4 वर्णों में बांटकर उसने पहले गुलाम बनाया, फिर जातियों में विभाजित कर दिया। अब जातियों का अपना अपना नेतृत्व है और उनको अपने अपने हित हैं, नेताओं के अपने हित हैं और जातियों के अपने हित हैं। तो इतने अंतर्विरोध हैं, अंतर्विरोधों की कोई कमी नहीं है और सभी लोगों का मानवाधिकार हनन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खास जाति का, प्रपोर्शन का जो है फर्क है। ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे पास जो संस्थाएं बनी हुई हैं, पहले से काम कर रही, वो भी इतनी करप्ट हो चुकी हैं। आपको मैं बताऊं, एनजीटी जैसी संस्था कि इस देश में हरियाली बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, वो हाथी की तरह जो है सफेद हाथी की तरह उसका दांत है कि दिखाने के लिए है, लेकिन अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है। एनजीटी जिन जिन जगहों पर, जिन जिन मामलों में उसने फैसला दिया, पर्यावरण के विरोध में फैसला दिया उसने, आदिवासियों के विरोध में फैसला दिया उसने, जंगलों और पहाड़ों के विरोध में उसने फैसला दिया, तो आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि ऊपर से जो चीजें हैं, दबाव कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहीं बगल में सोनभद्र जिले में कन्हर बांध बन रहा है, और कन्हर बांध आज से नहीं बन रहा है। मेरा ख्याल है कि 1967 से ही वहाँ लोहा लक्कड़ और मशीनरी का इतना ज्यादा वहाँ ले जाके खड़ा किया गया कि वहाँ कई कर्मचारी वहीं नियुक्त हुए, वहीं से रिटायर हो गए और बांध वहीं का वहीं रहा, बना ही नहीं। मशीनरी में जंग लग गया, खत्म हो गया। और मैंने देखा कि बांध के लिए आए हुए ईंटें, सीमेंट और छड़ से उन कर्मचारियों और अधिकारियों ने कई मंजिला दुद्धि में मकान भी बनवाया। तो भ्रष्टाचार इस लेवल का है। और अब अगर आप इस बात का ही अगर देखेंगे कि नहरों और मैंने जो सिंचाई परियोजनाओं का जो पूरा आलम है, ये बहुत बड़ी परियोजना, जिसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर भी लिखते हैं, नेहरू भी लिखते हैं कि सिंचाई परियोजना कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से हमारे कृषि व्यवस्था में इनका क्या योगदान होगा, क्योंकि कृषि पर निर्भर तो लगभग यहाँ 70% आबादी थी उस समय। और उसमें ही अगर भ्रष्टाचार को देखेंगे तो वो पूरे गले तक डूबा हुआ विभाग है। कहीं भी जो है इस तरीके की कोई मैंने वो नहीं है, उसको भी मानवाधिकार की जरूरत है, वहाँ जो उससे प्रभावित हुए लोग हैं। तो अब इस तरह के तमाम सारी चीजों का मैंने ये असल में एक बात ये भी समझना जरूरी है राम जी भाई की, जो देखिए जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और हालांकि मानवाधिकार राजनीतिक ही है, पॉलिटिकल है, लेकिन जो पॉलिटिकल लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं वो मानवाधिकारों की कभी रक्षा नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दूं, चाहे बहुजन की बात करें चाहे किसी की, क्योंकि मानवाधिकार माने एक सिंगल व्यक्ति का भी अधिकार को हमको प्रोटेक्ट करना है। और हमारे यहाँ जो राजनीति है वो बहुलतावादी, जो मतलब क्या बोलते हैं, बहुसंख्य समाज की भावनाओं के आधार पर काम करती है। राजनीति कभी जो है एक सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं लड़ती है। मैं इस बात को बहुत पहले बोला हूँ कि मंडल के बाद जो है कभी भी कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। ये मैं आज लिख के दे रहा हूँ। जो सामाजिक न्याय के बड़े चौधरी हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ इस सवाल को कि क्या कर्पूरी ठाकुर वाकई में बिहार के अंदर अगर मंडल लागू होता तो मुख्यमंत्री बनते? कभी नहीं बनते, क्योंकि उनकी जाति नहीं, उतनी संख्या ही नहीं है। तो आपने तो ये ठेकेदारी ले ली कि भैया मेरी जाति के इतना नंबर है, इसका मेरा ठेका राज करने का है, तो ये नहीं होता है। क्योंकि संविधान तौर पे दुनिया भर में जो है व्यक्ति को इकाई माना गया है, इंडिविजुअल। ये नहीं बोलेगा कि यादव 50% है तो यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ब्राह्मण 10% है तो यही बनेगा।
तो पहली तो बात यह है कि हमारे पूरे सोच प्रोसेस में जो फ्लॉ हमको लिया है कि हमको भक्त मंडली हम बन गए हर एक की, और हम बगैर सोचे समझे कुछ भी जो है लबो लबाब में जो चीजें होती हैं वैसे उसको रखते हैं। तो एक ये खतरा जो है, क्योंकि जो खाप पंचायत में जो मर्डर होते हैं, जो आज लव जिहाद या लव के कारण से, लव जिहाद को ऐसे टर्म नहीं है, शादी कोई भी नहीं चाहता कि अपनी बिरादरी से बाहर हो, और जो लोग बिरादरी से बाहर शादी करते हैं वो खुद बाहर हो जाते हैं। अब वो उनके साथ में जो अब जैसे हमने शादी कर लिया एक पीरियड के बाद, तो हम एक पीरियड के बाद जो है 10 साल 15 साल हम भी अलग थलग रहे, उसके बाद अगर हम कहीं सफल हो गए तो थोड़ा बहुत 2-4 लोग आने शुरू कर देते हैं। अदरवाइज अगर उसी दौर में हम रहते तो शायद हमारा भी कोई स्लॉटर हो जाता, कोई पता नहीं करता, कोई दूसरा भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपके माँ बाप करें। तो ये जो पूरी धारणा है, और समाज आपके साथ खड़ा नहीं होता है। तो अगर हम ये बोले कि साहब जो 99% लोग जिस दिशा में सोचते हैं वो सब सही सोचते हैं, तो ये धारणा से पहले बाहर निकलना पड़ेगा। मानवाधिकार में तो एक व्यक्ति सही हो सकता है और 99 गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में, राइट्स के बारे में डिसाइड कर रहा है। तो यही मैंने कहा कि क्योंकि आज अगर आप गांव में पूछेंगे तो कोई नहीं बोलेगा कि तेजस्वी यादव ने गलत, क्योंकि तेजस्वी बड़ा आदमी है। लेकिन गांव का एक कॉमन यादव अगर किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी कर देगा तो गांव में उसका पानी लोटा बंद करके लोग बोलेंगे बाहर निकल। हो सकता है कोई भी हो जाए। हाँ, कोई यादव की बात नहीं, कोई ठाकुर हो, यादव हो, चमार हो, दुसाद हो, कोई भी हो, कोई कम्युनिटी का व्यक्ति। इस समय हम इतने आधुनिक नहीं बन पाए हैं, हमारे समाज में प्रॉब्लम है, और जब तक हम इस समाज की प्रॉब्लम को इसका इलाज करने नहीं जाएंगे तो राजनीति में हम इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, जो नहीं है संभव। पेरियार कर पाए थे क्योंकि पेरियार के अंदर उतनी हिम्मत थी, उतनी ताकत थी, वैचारिकता थी। बाकी लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनको समाज के साथ चलना है। तो समाज में शादी मोहल्ले में अब देखिए ना, वहाँ पूरा मांग में सिंदूर भी भरा जाता है, पूरा मतलब इतना बकवास हमको लगता है वो चीजें। लेकिन आप पूरा देखिए, सारे लोग तमाशा देखते हैं, रोज सबको लगता है कि ताली भी पीटते हैं, और आने वाला एक ब्राह्मण मिलेगा वहां पर, तो ब्राह्मण ऐसे ही कंट्रोल करता है ना आपको। जहां आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत होती है शादी मरने, वहां आप उसके बगैर काम नहीं चला सकते, आप कितना भी नारा लगा दे सामाजिक न्याय का। तो जब तक तो अभी मुझे ये समझ में आ रहा है इस बात से, इस विमर्श से, कि कुछ चीजें जो हमारी बहुसंख्या को, हमारी ताकत को विस्फोटक तरीके से सामने लाने में और हमको राजनीतिक रूप से सफल बनाने में कामयाब रही, वही जब हम सामाजिक ऑडिट करेंगे, सोशल ऑडिट करेंगे, उस हिसाब से उस पैमाने पर देखेंगे तो चीजें हमारे नेगेटिव भी काम करती हैं। मसलन अभी मंडल के बाद का पूरा जो जाति विमर्श पैदा हुआ, जातियों का वर्चस्व और जातियों का जो गणित शुरू हुआ, और जातियों के गणित का सबसे विभत्स उपयोग देखिए जिस सत्ता के दौर में हम लोग हैं, कि उन्होंने उन तमाम सारे बहुसंख्यक बड़ी संख्या में जो रहने वाली जातियों के पेरीफेरी पर रहने वाली जातियों को बटोर कर जिस तरीके से अपना वोट बैंक उन्होंने साधा, और आज भी उनके पास वह गणित सुरक्षित है, उस पर वो काम कर रहे हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश के स्तर पर बताऊं कि जब यहाँ हत्याएं लगातार हो रही थी 10-10, 15 प्रतिदिन के हिसाब से, तब सारी जातियों के लोग जो कि मैंने अपने आप को बहुजन कहते हैं, उन्होंने उन हत्याओं के खिलाफ कोई बड़ा एजेंडा पारित नहीं किया, कहीं कचहरी का घेराव नहीं किया, डीएम का घेराव नहीं किया, मुख्यमंत्री का घेराव नहीं किया। लिहाजा हुआ ये कि सारी की सारी चीजें इंडिविजुअल चलती रही। आज आप ये देखिए कि बनारस में एक लड़के को उन्होंने कहा कि ये मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा था और उसको बंद कर दिया, जबकि कोई एविडेंस नहीं है उनके पास। सब सारी दुनिया लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग की और सब कुछ कहा। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल उठना चाहिए कि यहाँ के जितने मुसलमान हैं सब अरब जाते हैं कमाने, दुबई जाते हैं कमाने, और तमाम सारे ऐसे खाड़ी के देशों में जाते हैं जहाँ से बहुत पैसा कमा के ले आते हैं और बहुत संपन्न हो गए हैं वे सब लोग। पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 15-20 जिले हैं वहां से तो जाते ही जाते हैं। पाकिस्तान उनमें से कोई नहीं जाता, और पाकिस्तान एक सिंगल आदमी को रोजगार नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान की जो जड़ है और भारत की जो जड़ है, उस जड़ में जो जहर इन्होंने भरा है कि अब वो तो मुझे लगता है 70-75 साल की आज़ादी के बाद तो पीढ़ियां भी खत्म हो चुकी होंगी जो यहाँ से पाकिस्तान गई होंगी और वहां से भारत आई होंगी। लेकिन फिर भी नैरेटिव इस तरीके से सेट किया गया, यह मानवाधिकार हनन की पहली सीढ़ी है जिससे कि पूरी की पूरी दुनिया को इस तरीके से विभत्स दायरों और विमर्शों। और ये भी देखना जरूरी है ना कि केवल मुसलमान ही नहीं गया ना, मिडिल ईस्ट में तो सबसे ज्यादा हिंदू हैं। अगर आप दुबई में चले जाएं तो सबसे बड़ी कंपनियां तो आप बनियों की हैं और ब्राह्मणों की हैं।
जी जी, ये वो पूरी जो पूरी दुनिया में यही सब है। हमारा जो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाता है पूर्वांचल का, वो वहां काम करने जाता है। लेकिन अगर दुबई में आप स्टोर देखेंगे, दुबई में, कुवैत में, कहीं भी, तो आपको बड़ी संख्या में जो है गुजरातियों के, मारवाड़ियों के, बनियों के, ब्राह्मणों के, इवन साउथ इंडियन वो तो मिल मेरा जाएंगे। मतलब यह है कि आज की जो बातचीत है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर, जो हम इस तरह की बातचीत कर रहे हैं और इस तरह से अपने को ये बता रहे हैं कि हमारे भीतर की बेचैनी क्या है, छटपटाहट क्या है, जी तो जी इसका एक सोल्यूशन तो यह निकलना चाहिए कि हम लोगों को तमाम सारी चीजें जो कि गलत दिशा में लगातार जा रही, हमारे आसपास से चली जाती हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम लोगों को एक पूरी जमात बनानी चाहिए ऐसी, जो कि कम से कम इन सवालों को लेकर वो खड़ी हो सके। आप देखिए, बिल धार्मिक फांसीवाद इतने रूपों में काम कर रहा है कि मैं उसके बारे में क्या बताऊं। मैं ये कहता हूं कि तमाम, जो एक दिन बातचीत हुई तो मैंने कहा कि भाई, उत्तर प्रदेश का अहीर और बनिया तो ब्राह्मणों की पूंछ का बाल है। वो कितना भी बड़ा हो जाए, 20 रिवाल्वर इधर, 20 रिवाल्वर इधर और तोप आगे लेके चले, तब भी एक ब्राह्मण का बाल बांका नहीं कर सकता। हो सकता है किसी गोली भी मार दे, लेकिन वो दिमागी रूप से तो इतना पंगु है, कम से कम बनिया और ब्राह्मण दोनों, जो नहीं, कि आप देखिए राम जी भाई, हाँ, अभी जो है मुलायम सिंह जी की जन्मदिन पर जो है, आपने देखा होगा लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ। जी जी, और उस कार्यक्रम को कराया था, उनके क्या नाम है, अखिलेश जी थे, और चाचा जी जो मुख्य चाचा है, मुख्य चाचा हाँ आजकल हाँ, जो है राम गोपाल। राम गोपाल जी थे। और उनके साथ में बिल्कुल उनके बगल में बैठे हुए थे कुमार विश्वास। जी, जो जिन्होंने कहा कुमार कि जो गाय विश्वास भैंस चराने वाले हैं वो राज चला रहे हैं, जो ये कहा टोटी चोर बोला, है। टोटी चोर हाँ, अखिलेश को, जी 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 जी, वो अरे उसका टोटी चोर। पूरा, हाँ, जी पूरा जी, उनका वो जो वहां है पर जो है मुख्य, इंसाफ जबकि है पूरे देश के पास। हाँ, अब कुमार विश्वास के इतना बड़ा कवि लेखक है क्या वाकई में? बिल्कुल ये नहीं, जुमलेबाज है। ये वैसी कवि जैसे जुमलेबाज अटल है। जी कविताएं, जैसे कविता अटल जी करते थे, और अटल जी को महान कवि बता दिया गया। प्रधानमंत्री हो सकते हैं ना, कवि तो नहीं थे ना महान, लेकिन वो कवि, क्योंकि आप तुक्केबाजी की कविताएं करते हैं तो बहुत महान कवि हो गए। तो कुमार विश्वास महान कवि हो गया, और वो महान कवि होके बैठ गया। और देखिए देखिए, उस घराने की बैंकरप्सी देखिए, बौद्धिक, कि राम गोपाल यादव के बारे में उन्होंने लिखा। उनकी किताब का नाम था राजनीति के उस पार, और इसको जेएनयू के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं तथाकथित, जो बड़े लिबरल और इस तरह के हैं, पुष्पेश जी, पंत और वेद प्रताप वैदिक, इन हाँ दोनों हाँ, ने अरे बाप रे, संपादित किया। और उसी नाम से अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर भी एक किताब है, राजनीति के उस पार। अरे बाप, अरे बाप। अब समझ लीजिए कि इतना तक जो है, इतना एक दूसरे को मिला रहे हैं, या तो जो है दोनों के विचार तो दर्शन को एक तो में राम जी मिला भाई, सकते हैं। बस मेरा केवल यही कहना है आज मानवाधिकार दिवस के, कि हम सब लोग परेशान हैं, जितने लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को जो है अपने तथाकथित लोगों की भी जो है ऑडिट करनी पड़ेगी जी जी कि जी, आप एकदम। हैं कहाँ। इस नेतृत्व की अगर हम ऑडिट नहीं करेंगे तो हम कहीं निकलेंगे नहीं, क्योंकि क्या होगा, कल यही मुख्यमंत्री बनेंगे, और बनना भी है उनको, आज नहीं तो कल बनेंगे तो सही। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो जरूर है, आज नहीं तो कल कभी भी बनेंगे, उत्तर प्रदेश में वही है मुख्य। लेकिन सवाल है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर वैसे लोग, बद्री तिवारी जी जैसे लोग या कुमार विश्वास जैसे लोग वो सत्ता के इर्द गिर्द आएंगे, ये आप समझ लीजिए। इस चीज से आप बिल्कुल वो मत जाइए कि सामाजिक, इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमको वैचारिकता को भी साथ में लाना पड़ेगा, और लड़ना पड़ेगा, इस बात को सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये निश्चित रूप से। सवाल बाद में फिर हम खुद ही परेशान होकर आते हैं, आपस में एक दूसरे को विस्पर करेंगे कि साहब क्या हो गया, लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी सवाल है कि हम जितना बाहर लड़ने के लिए हमारी जरूरत है, कि जितनी बाहर की लड़ाई हमको जीतनी है, उससे ज्यादा अपने अंदर की भी, क्योंकि लगातार बेईमानियां अपने अंदर भी हो रही हैं, अपने हाँ आसपास के, अपने सामाजिक संबंधों में, अपने हर तरह के जो संबंध हैं उसमें जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, और हमारा बौद्धिक लेवल उस चीज को की तरफ जा नहीं रहा है, उस एक्सट्रीम पर जा नहीं रहा जहां से हम उन सवालों को अपने जीवन का सबसे बड़ा सवाल बना सकें, और सारे लोगों के अपने बहुत सारे बहुसंख्यक जनता के जीवन के महत्वपूर्ण सवाल के तौर पर उसको रेखांकित करने की स्थिति में हम जी, नहीं अगर बन पा रहे हैं, लेकिन सवाल है महत्वपूर्ण, तो हमको सोचने की 100 बार जरूरत है। आज निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। प्रेम प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोफेसर पुनियानी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शुरुआत हो चुकी है, और मुझे लगता है कि जी, हर हफ्ते जो है बैठेंगे। फेसबुक लाइव और मतलब इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी, हम लोग विचार विमर्श करेंगे और लड़ेंगे। जी बहुत बहुत रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम क्रांतिकारी जी भाई, अभिवादन, बहुत बहुत और जिंदाबाद। नमस्कार। नमस्कार।